सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो हमारे कुछ यूनिवर्सिटी हैं एमडीयू, सीआरएसयू, केयूके वगैरह वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज्यादा बच्चे मुझे कहते रहते हैं सर आरसीआई पढ़ाओ, आरसीआई पढ़ाओ। तो भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए, लॉन्ग में आता है ये। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आता बीएड की, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन वाला सब्जेक्ट हो, सब में आता है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं कि इसके बारे में बताइए, इसने क्या सुझाव दिए वगैरह वगैरह। एक बार आप पढ़ लेना। बाकी मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, दो तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। पहला तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम क्या है, अधिनियम के बारे में पूछेंगे। एक होता है भारतीय पुनर्वास परिषद। तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, पेपर में कुछ भी आए आंसर सिमिलर ही करके लिख देना, दोनों को एक साथ लेकर आज हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है। बीएड के पेड नोट्स यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। कमेंट वगैरह भी इतने ज्यादा नहीं पढ़े जाते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना डायरेक्ट, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, मेन नाम इसका यही है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम आरसीआई एक्ट 1992 कहते हैं। अब देखो ये बहुत पहली बात है, 1992 की बात है। उस टाइम तक जो विकलांग है उनके लिए कोई विशेष कानून नहीं आया था कि भारत में जो विकलांग रह रहे हैं। एक दो छोटे मोटे कानून आए थे, जैसे कोई मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए आया था। जो विकलांग है उन्हें सरकारी नौकरी में भी, जो ग्रुप डी की जॉब्स हैं उसमें भी कुछ नौकरियां दे देनी चाहिए, ऐसे कुछ कानून आए थे। लेकिन मुख्य रूप से उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, कि जो हमारे विकलांग है उन्हें भी हम शिक्षा दें, उनकी स्थिति में मुख्य रूप से सुधार करें, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करें उन्हें, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं आया था। तो पहली बार कानून कब आया भारत में? 1992 में आया। नाम क्या था उसका? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल। रिहेबिलिटेशन सुना है ना आपने नाम? रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास आपने नाम सुना होगा। ये एक एक्ट था जो भारतीय संसद में लाया गया था 1992 में। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून होता है, कुछ नीतियां होती हैं कि भारत में अब से ये चीजें लागू होंगी अगर वो एक्ट पारित हो जाता है तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम एक एक्ट था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था, जो भारत में विकलांग व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं जो भी रह रहे हैं भारत में, उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उन्हें बेहतर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उन्हें प्रदान करना है। अब रिहेबिलिटेशन सर्विसेज क्या होता है, पुनर्वास सेवाएं क्या होता है? ऐसी सेवाएं जो उनकी स्थिति में सुधार करें, समाज की मुख्य धारा से वे कट गए हैं तो दोबारा से उन्हें इस लायक बनाएं कि वे आत्मनिर्भर बन सके, अपने काम खुद कर लें, जॉब वगैरह उन्हें कोई मिल जाए, या जो अपने दैनिक कार्य हैं वे खुद कर ले, एक तरह से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर ले, समाज का एक वे अंग बन जाए। अब देखो ये आपने वर्ड सुना होगा रिहेबिलिटेशन, कहां पर सुना होगा आपने? जब कोई ज्यादा ड्रिंक करता है या ड्रग्स वगैरह लेता है तो हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है? वो सुधर के आता है, तो इसे ही हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। इनके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है हमारा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से समाज की अगर मुख्य धारा से कट गया है, समाज से अलग हो गया है, तो उसे विशेष सेवाएं प्रदान करके दोबारा से समाज की उस मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया को हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। कोई ज्यादा ड्रिंक करता है, ड्रग्स वगैरह लेता है, तो वो भी समाज की मुख्य धारा से कट जाता है, अलग रहने लगता है, बस नशे में रहने लगता है, तो उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। विशेष सेवाएं उसे प्रदान की जाती हैं ताकि वो में आदतें छोड़ के अपनी समाज की मुख्य धारा में आ जाए। इसके अलावा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई धक्का लग जाता है, शोक लग जाता है, तो उसकी मानसिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, पूरी तरह से सोच नहीं पाता, तो उन्हें भी हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं ताकि वो दोबारा से हमारे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। इसके अलावा जो बाधित व्यक्ति हैं, हमारे विकलांग व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति तो पहले ही समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं। कोई ठीक से चल नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, किसी की कोई मंदबुद्धि है, कोई देख नहीं पाता, तो ये तो पहले ही समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो उन्हें हमें क्या करना है? रिहेबिलिटेशन सेवाएं प्रदान करनी है। रिहेबिलिटेशन सेवाएं मतलब ऐसी सेवाएं प्रदान करनी है जो उनकी कमियां हैं, वे उनकी कमियां ठीक हो जाएं और ऐसे एबिलिटी उनमें हम पैदा कर दें जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ जाएं।
तो ऐसी सेवाएं हमें अपने विकलांगों को, जो बाधित बालक बच्चे महिलाएं हमारे समाज में भारत में रह रहे हैं, उन्हें प्रदान करनी है। बेहतर रिहैबिलिटेशन सेवाएं हमें अपने समाज के विकलांगों को प्रदान करनी है। उसके लिए ये एक्ट आया था 1992 में। ये है। अब इसका क्या मेन उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो हमारे विकलांग व्यक्ति वगैरह हैं उन्हें हम बेहतर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करें। पुनर्वास सेवाओं में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो शिक्षा आ जाएगी। जो विकलांग व्यक्ति हैं हमारे, सबसे पहले तो शिक्षा देंगे ना उन्हें, जो बाधित हैं। शिक्षा के बाद उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी देंगे। जो उनका कोई व्यवसाय है, किसी व्यवसाय को करने की ट्रेनिंग भी देंगे। उनका इलाज भी करेंगे। सुनता नहीं है तो मशीन वगैरह से, चलने फिरने में दिक्कत है तो सर्जरी वगैरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमने सारे ऐसे काम करेंगे जिससे कि उनकी स्थिति में जितना सुधार आ सकता है वे आ सके, और हम उन्हें जॉब वगैरह भी प्रदान करेंगे जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएं। तो जो विकलांग व्यक्ति है उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए, उन्हें बेहतर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जो एक्ट आया था भारत में, वो कौन सा था? आरसीआई एक्ट था। मेन इसका जो उद्देश्य ये था, जो भारत में विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें जो पुनर्वास सेवाएं प्राप्त हो रही हैं वे बेहतर हो, उनके मानक हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ मानक निर्धारित हो उनके, और वे उन मानकों के अनुसार हो। क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, कोई पहले तो कोई कानून आया नहीं था। तो 1992 की बात है, जब कोई कानून नहीं आया तो गांव देहात हमारे ऐसे ही जो कुछ ग्रुप्स, एनजीओ वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, और वे जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें दान देने लगते हैं, या फिर उन्हें दया का पात्र मानने लगते हैं, या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें कुछ सेवाएं, जिसे रिहैबिलिटेशन सेवाएं हम कहते हैं, तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उन्हें प्रदान करने लगते हैं अपने स्तर से। लेकिन वे अच्छी नहीं होती है कि स्टैंडर्ड की नहीं होती, कुछ कुछ तो खराब होती हैं, कुछ तो उनकी स्थिति खराब भी कर देती है। क्योंकि जब उनका कोई मानक ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देने वाला है, कौन किस विकलांग को कैसी सेवा मिल रही है, कौन सा एनजीओ दे रहा है, या कौन व्यक्ति दे रहा है, कौन संगठन दे रहा है। तो ये एक्ट आया था, इसका मतलब ये था कि विकलांगों को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मिले और बेहतर मिले, उनके स्टैंडर्ड बने हुए हो कुछ, और जो सर्विसेज पहले से विकलांगों को मिल रही हैं उन सर्विसेज के भी मानक निर्धारित हो, उनकी जांच हो, जो बेहतर मिल रही है उसे लागू किया जाए। कोई एनजीओ, कोई संस्थान अगर अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, या तो उसे अच्छी सर्विस देने के लिए कहा जाए, स्टैंडर्ड बनाए जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए। तो विकलांगों को बेहतर रिहैबिलिटेशन सर्विस मिले। अब रिहैबिलिटेशन सर्विस से क्या होगा? रिहैबिलिटेशन सर्विस से वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। हमारे समाज के लिए एक प्रोडक्टिव, एक तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे जो समाज के लाभकारी हो। समाज, हम लोग जैसे हम हैं, नए नए काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन विकलांग तो नहीं करते हैं। ये तो और ऐसा कहा जाता है कि हम इन्हें दया का पात्र मानते हैं, अपना पैसा इन्हें देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मानना। में एक तरह से मैं भी आत्मनिर्भर बन जाए, भारत को टैक्स दे, तो भारत के लिए एक अच्छे संसाधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में वे काम करे, भारत के विकास में अपना योगदान दे। रिहैबिलिटेशन सर्विस इसे कहते हैं। इस लायक रिहैबिलिटेशन सर्विस के द्वारा हम एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम दया का पात्र मानते हैं उसे इस लायक बनाते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद काम वगैरह कर सके। इसमें शिक्षा देने से लेकर नॉर्मल शिक्षा देना, विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष विद्यालयों के मानक निर्धारित करना, विशेष शिक्षकों के मानक निर्धारित करना, सिलेबस, जो हमारी शिक्षा है सिलेबस के मानक निर्धारित करना, वो सब आता है इसमें। इसके अलावा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, मतलब सब आएगा। स्पेशल ट्रेनिंग से देकर उनके शरीर की बीमारी ठीक करने से लेकर शिक्षा, सब कुछ आता है हमारा रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन सर्विस में हम सब कुछ काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार आ जाए। चलो अब पढ़ते हैं। लेक्चर तो मैंने बहुत दे दिया, पूरा ही बता दिया इसके बारे में आपको, आरसीआई के बारे में, होता क्या है, क्यों आया था। अब ये एक्ट है आरसीआई। आरसीआई क्या है? एक्ट है। एक्ट एक कानून होता है, एक पत्र होता है, एक लेटर होता है जो संसद में आता है। संसद में उसमें कुछ नीतियां वगैरह लिखी होती है, नियम वगैरह की ऐसे ऐसे भारत में होगा, वो पारित होता है, फिर वो भारत में लग जाता है। जब कोई कानून भारत में लग जाता है तो भारत में जो संस्थाएं हैं उस कानून से जुड़े हुई, वे उसी के अनुसार काम करती हैं। आरसीआई एक्ट के द्वारा ही भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद एक संस्था का एक तरह से वैधानिक तौर पर स्थापना की गई थी। चल ये पहले से रही थी, 2-3 साल पहले से चल रही थी, लेकिन इसे पूरी तरह से एक तरह से सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं थी। तो इसे वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आरसीआई की स्थापना की गई थी। आरसीआई का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? एक संस्थान है, एक संस्थान है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं विकलांगों के लिए। और ये क्या है? आरसीआई एक्ट क्या है? ये एक कानून है जो भारत में आया है। इस कानून के तहत ही
आरसीआई की भारत में स्थापना हुई है संस्थान की। अब वो संस्थान इस कानून के नियमों के तहत भारत में जो ये विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाएं वो प्रदान करता है। तो जो बातें आरसीआई एक्ट में लिखी हुई हैं वही बातें ये भी कहता है, क्योंकि ये जो संस्थान है इस एक्ट के अनुरूप ही तो काम करता है। तो पेपर में अगर आए कि आरसीआई परिषद काउंसिल, तो जो ये आरसीआई परिषद जो हमारी काउंसिल है वो क्या क्या, उसके क्या उद्देश्य हैं, वो क्या क्या काम करती है, वो वही काम करती है जो आरसीआई एक्ट में बताया गया है। या फिर पेपर में आरसीआई एक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तो सेम चीजें ही आप लिख सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ये तो क्या है, आरसीआई एक्ट तो एक कानून है। इस कानून के तहत भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद एक काउंसिल की स्थापना हुई थी। कुछ लोग वगैरह इसमें काम करते हैं और वे नीतियां वगैरह बनाते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कौन कौन से कितनी प्रकार की सेवाएं भारत में चल रही हैं विकलांगों के लिए, कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो उनकी जांच वगैरह करते हैं। ये एक तरह से समूह है लोगों का। और ये क्या, आरसीआई एक्ट ये कानून है। इस कानून के तहत ही ये हमारी जो परिषद है वो काम करती है। अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, अधिनियम का मतलब एक्ट, कानून, 1992 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे 1992 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवाओं को विनियमित करना। देखो, ये जो अधिनियम भारत की संसद में लाया गया था ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो विकलांग व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उनका पुनर्वास, पुनर्वास मतलब उनकी स्थिति में सुधार करना, उन्हें प्रशिक्षण, पुनर्वास में प्रशिक्षण पहले ही आ जाता है। तो भारत के जो विकलांग व्यक्ति है उनके पुनर्वास के जो कार्यक्रम हैं उन्हें विनियमित करना है, नियम वगैरह बनाने हैं, उनके स्टैंडर्ड करना है, उन्हें एक अच्छे लेवल पर उन्हें प्रदान करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण हो जाए और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ जाए। समाज दया का पात्र न माने उन्हें, उनकी भागीदारी बढ़ जाए। हम भी भाई समाज में योगदान दे रहे हैं, देखो हम भी एक तरह से प्रोडक्टिव नागरिक हैं इस समाज के, दया के पात्र नहीं है। इस प्रकार यह अधिनियम बाधितों के लिए पुनर्वास सेवाएं सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। इस अधिनियम, इस कानून के तहत ही कानून आया है संसद में, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन बातों के तहत अब भारत में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो उस अधिनियम के तहत ही 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में, संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे ही आरसीआई बोलते हैं हम, आरसीआई की स्थापना की गई थी। चलिए पहले से रहा था, लेकिन पहले से ये सरकार से मान्यता वगैरह प्राप्त करके चल रहा था, लेकिन वैधानिक निकाय के रूप में, सरकार के एक अहम हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य क्या था, विकलांग, वंचित। अब देखो, ये जो परिषद है इसकी स्थापना क्यों हुई थी आरसीआई की, आरसीआई एक्ट के द्वारा। तो जो बातें आरसीआई एक्ट में लिखी हुई होंगी उन्हें तो मानेगा ये परिषद, सिंपल सी बात है। तो आरसीआई एक्ट को पढ़ लो, परिषद के बारे में पूछा जाए कि उस परिषद के क्या क्या कार्य हैं, तो वही बातें लिख दो कि जो आरसीआई एक्ट में लिखा है वही वही सारे काम करता है ये। तो इस परिषद का मुख्य कार्य क्या है, विकलांग व्यक्ति, वंचित व्यक्ति या विशेष आवश्यकता वाले, बात वही है जो बाधित व्यक्ति हैं, अलग अलग शब्द लिख दिया क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। विशेष आवश्यकता वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें पुनर्वास और विशेष शिक्षा, क्योंकि पुनर्वास में हम विशेष शिक्षा भी तो देते हैं उन्हें, जो विकलांग व्यक्ति उन्हें विशेष शिक्षा भी तो देते हैं। तो जो ये परिषद है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो पेशेवर हैं उनके प्रशिक्षण को विनियमित करता है और इसे मानकीकृत करता है। वही बात है जो मैंने आपको बताई है। जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो पुनर्वास सर्विसेज हैं उसमें आपके सब कुछ आ जाएगा। विशेष शिक्षा भी उसका एक अहम हिस्सा होती है, क्योंकि विशेष शिक्षा में हम उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। तो पुनर्वास या विशेष शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं या में संस्थान है उन्हें विनियमित करना है। विनियमित का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना है, उनके स्टैंडर्ड बनाना है, मानक निर्धारित करना है कि इनके ये मानक हैं, ये मानक उन्हें पूरे करने चाहिए। पुनर्वास सेवाओं में या हमारी विशेष शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग, वे व्यक्ति और जो हमारे संस्थान है, वे संस्थान, उनके स्टैंडर्ड होंगे। स्टैंडर्ड कौन बनाएगा, ये आरसीआई हमारी जो परिषद है ये बनाएगी। ये स्टैंडर्ड बनाती है, ये देखती है, जो मानता है उसे मान्यता देती है, जो मानता नहीं है उसकी मान्यता रद्द कर देती है, उनका कार्यक्रम बंद कर देती है। वही काम होता है हमारे आरसीआई परिषद का। जो हमारी विशेष शिक्षा किसके लिए होती है, विशेष बालकों के लिए होती है। और पुनर्वास सेवाएं विशेष व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों के लिए होती है। तो उससे जो संस्थानीय व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके मानक निर्धारित करना है, उन्हें इस लायक बनाना है कि उन्हें एक अच्छे स्तर के लायक बनाना है कि अच्छी सेवाएं में प्रदान कर दें। तो आरसीआई जो हमारी परिषद है
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरसीआई जो हमारी ये परिषद है, ये परिषद आरसीआई एक्ट के निर्देशों का ही पालन करती है और उसकी समीक्षा करती है, मतलब उनमें सुधार वगैरह भी करती है। हमारा जो आरसीआई एक्ट था 1992, इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए सन 2000 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। ये कुछ इसकी बेसिक सी जानकारी है। अब अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर आप पेपर में लिख देना। अब आपके पेपर में कुछ भी आए, भारतीय पुनर्वास अधिनियम ये एक्ट है, इसकी विशेषताएं बताओ या इसमें क्या क्या सुझाव दिए हैं वो बताओ। या भारतीय पुनर्वास परिषद ये काउंसिल है, तो काउंसिल के उद्देश्य कुछ भी आए वही चीजें लिख देना आप, दोनों सिमिलर ही है। तो मेन तो देखो अब आप खुद लिख देंगे, विकलांगों का विकास करना है, समाज उन्हें दया के पात्र न देखे, एक योग्य नागरिक बने हुए, प्रोडक्टिव नागरिक बने, एक तरह से विकास के, भारत का जो विकास है उसमें योगदान दें। ये मोटी मोटी सी बातें आप खुद बनाकर भी लिख सकते हैं। मेन पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इन्हीं से आप और बना के पेपर में लिख देना। सबसे पहला पॉइंट है आरसीआई एक्ट जो हमारा ये था, इसका क्या उद्देश्य है, विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले जो पेशेवर है, विकलांग व्यक्तियों के साथ काम जो लोग काम कर रहे हैं या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी योग्यताओं का मानकीकरण करना है। मतलब उन जो लोग या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, मानक निर्धारित करने हैं हमें उनके, कि ये सब इन मानकों को पूरा करें। ऐसा नहीं है कोई अपने लेवल पर कुछ भी कर रहा है कि आप तो उन्हें नुकसान पहुंच जाए, तो मानक निर्धारित करने हैं हमें, तो उन मानकों को निर्धारित करना है और जो विकलांगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग, जो संस्थान, जो विशिष्ट संस्थान हमारे या जो एनजीओ वगैरह कोई भी विकलांगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए लगे हुए हैं, उनके मानक निर्धारित करना है, उन्हें अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है उन्हें, जिससे कि बेहतर सेवाएं हमारे विकलांगों को मिले। यह विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थानों के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है और उसकी निगरानी करता है। वही बात आ गई यहाँ पर, जो विकलांगों के पुनरुत्थान के लिए विशेष शिक्षा, हमारे विशिष्ट विद्यालय चल रहे हैं, उन विशिष्ट विद्यालयों के मानकों को भी निर्धारित करता है और उनकी जांच भी करता है कि ये विद्यालय मानक पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं जो विशेष शिक्षण संस्थान भारत में कार्यरत हैं विकलांगों के लिए, उन्हें ये मान्यता देता है आरसीआई, हमारी जो काउंसिल है। ये निःशक्त व्यक्ति, वही बाधित व्यक्ति हमारे, उनके पुनर्वास और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं, उन डिग्रियों को भी ये मान्यता देता है। जब इंस्टीट्यूशन को ये मान्यता देता है तो डिग्रियों को भी यही मान्यता देगा। तो जो हमारे विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्रियां मिलती हैं, उन्हें आरसीआई हमारी मान्यता देता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं, उन्हें शिक्षा, विशेष शिक्षा प्रदान करना और विशेष शिक्षा प्रदान करने के उपरांत उन्हें डिग्रियां प्रदान करना, उन डिग्रियों को मान्यता देने का काम आरसीआई काउंसिल का करती है हमारी। बाधितों को शिक्षा देने वाले, अच्छा, जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं उन्हें जो प्रशिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, वे जो शिक्षक हैं, उनका भी मानकीकरण कार्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कि जो हमारे शिक्षक हैं, देखो कोई भी संस्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर चीज के ये मानक निर्धारित करता है आरसीआई, कि सबके, ये डायरेक्ट स्कूल नहीं खोलता, आरसीआई डायरेक्ट स्कूल नहीं खोलेगा, डायरेक्ट सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। अच्छा विकलांग व्यक्ति हो तुम, चलो मैं तुम्हारे लिए संस्थान खोल रहा हूं यहाँ पर, नहीं। आरसीआई का काम क्या है, जो संस्थाएं चल रही हैं या सरकार जो संस्थाएं बना रही है, उन्हें देखना है, उनके मानक निर्धारित करना है कि सही है या गलत है, उन्हें एक तरह से उनका मूल्यांकन करना है। अगर गलत है तो वो बंद कर देगी, सही है तो उसे सर्टिफिकेट देगी कि तुम मानकों के अनुरूप हो। कोई चेंज करना है तो आरसीआई उस संस्थान में चेंज करेगी। ये बस मानक निर्धारित करती है, डायरेक्ट स्कूल वगैरह नहीं खोलता आरसीआई एक्ट। दिव्यांगता के बदलते परिप्रेक्ष्य में आधुनिक, अच्छा ये भी आप, दिव्यांगता का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। इसके बाद देखो 1992 के बाद अभी हम 3-4 एक्ट और पढ़ेंगे टाइम टू टाइम, नई सर जो हमारे विदेशों में भी तो अलग अलग नीतियां बनती रहती हैं विकलांगों के बारे में, तो वे नीतियां भारत को माननी पड़ती हैं, क्योंकि अब वह संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूनाइटेड नेशंस है, वहां पर कोई नीति बनती है सब देशों को माननी पड़ती है वो, तो उसके प्रभाव में भी हम बहुत सारे काम करते हैं भारत में। तो समय के साथ परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, विकलांगों के बारे में सोच बदल रही है, तकनीकी वगैरह आ रही है, तो उन सब चीजों को काम में लेना, नए नए प्रोग्राम तैयार करना कि विकलांगों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम या विकलांगों के एक तरह से रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नए नए अच्छे स्तर के बनाना, उन्हें मान्यता देना। तो वही पाठ्यक्रम, देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम लिख रहा है, बात वही है, विशेष विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनके मानक निर्धारित करना, समय के साथ उन्हें रिसर्च वगैरह करके उन्हें बेहतर बनाना। पुनर्वास और विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण देने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों की निगरानी करना। ये वही बात आ गई कि जो भी संस्थाएं पुनर्वास सेवाओं में लगी हुई हैं, विशेष शिक्षा में लगी हुई हैं, उनके मानक निर्धारित करना और उनका अवलोकन करना, क्या ये सही काम कर रही है,
और उन्हें मान्यता देना, जिससे कि वे मानकों का पालन करते रहे। नेक्स्ट है, ये मेन है इसका, पुनर्वास के पेशे में लगे हुए कर्मचारियों की लोगों की क्या करता है, ये CRR बनाता है। हमारा जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल है ये CRR बनाती है, एक रजिस्टर जिसे हम सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर बोलते हैं। उस रजिस्टर में उन सभी व्यक्तियों वगैरह का, इंस्टीट्यूशन का नाम होता है जो पुनर्वास सेवाओं में लगे हुए होते हैं। अगर आप मानकों को मान लेते हैं, मेरा एक कोई सेंटर है जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रदान करता है विकलांगों को, तो मुझे मानक पूरे करने होंगे। जब मैं मानक पूरे कर लूंगा ना, तो मेरा रिकॉर्ड इस रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में चढ़ाए जाने के बाद ही मैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रदान कर सकता हूं। तो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का निर्माण करता है ये हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर। इस रजिस्टर में रिकॉर्ड होने के बाद ही कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रदान कर सकता है। तो भारत में कोई भी पुनर्वास पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए हमें इस रजिस्टर में पंजीकृत होना है, इस रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड चढ़ाना है। इसके अलावा हमारे रिसर्च वगैरह भी ये कंडक्ट कराता है रिहेबिलिटेशन के फील्ड में। नई नई तकनीकी आ रही हैं, तो क्या क्या नई नई चीजें हम जोड़ सकते हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में। एक तरह से लोगों को रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अच्छी प्रदान करने का काम क्या करता है, RCI करता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, आई होप आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल टॉपिक तो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन अब आपकी इतना समझ में आ गया होगा कि पेपर में आप इसे बना बना कर लिखते हैं। चलिए, बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसमें और भी जो कंटेंट मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उससे और भी बेहतर कंटेंट आपको नोट्स वगैरह में, पेड नोट्स होते हैं उसमें मिल जाएगा। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट्स की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।